नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। उत्तराखंड एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी खबर की, और वो खबर है स्कूल खुलने को लेकर। स्कूल खोलने को लेकर एसओपी जारी कर दी गई है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने ये एसओपी जारी की है। 8 फरवरी से क्लास 6 से 12 तक के लिए स्कूल खुलने जा रहे हैं। इसे लेकर हर स्कूल को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा और उसकी जिम्मेदारी होगी मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर की व्यवस्था को देखना। स्कूल में एंट्री और एग्जिट को भी मॉनिटर किया जाएगा। स्कूल बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आने वाले छात्रों को खासतौर पर सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। सभी के लिए मास्क पहनना जरूरी होगा। स्कूल मैनेजमेंट ही छात्रों को मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध कराएंगे। वहीं स्कूलों के साथ साथ ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी और जिन छात्रों के पास ऑनलाइन का साधन नहीं है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर बुलाया जाएगा। इधर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज रुद्रप्रयाग के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने 85 करोड़ की 94 लाख की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। सीएम ने 25 गांवों को बिजली सप्लाई करने वाली 4 मेगावाट की कालीगंगा बिजली परियोजना का उद्घाटन किया। 2013 की आपदा में क्षतिग्रस्त हो गई थी ये परियोजना। वहीं स्थानीय उत्पादों की मार्केटिंग के लिए हिलांस के आउटलेट का भी लोकार्पण किया। सीएम ने जिले के अधिकारियों की एक बैठक ली और विकास योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रुद्रप्रयाग में कार्यकर्ताओं की भी बैठक ली और सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने को कहा। 2200 से ज्यादा डॉक्टर हमारे पास है, यानी कि लगभग दुगने से अधिक डॉक्टरों की संख्या हमने इन 4.25 साल में बढ़ाई है। हमने अपने अस्पतालों की जो दशा है, हमारे 2 अस्पतालों के अलावा कहीं पर भी आईसीयू नहीं थे, वेंटिलेटर नहीं थे। आज हमारे सभी जिला अस्पतालों के अलावा 13-14 अन्य अस्पतालों में भी हमारे पास आज आईसीयू हैं, वेंटिलेटर हैं और पाइप्ड गैस, ऑक्सीजन गैस। और इससे पहले सीएम ने आज अपने दौरे की शुरुआत कालीमठ मंदिर में मां काली की पूजा अर्चना के साथ की और प्रदेश के लोगों के लिए सुख शांति की कामना की। सीएम ने जिलों के दौरे पर कहा कि स्थानीय मंदिरों में भी वो जा रहे हैं। इससे पहले अल्मोड़ा और पौड़ी में भी वहां के मंदिरों में मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना की। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के लिए इस साल बजट में 4200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री और रेल मंत्री का आभार जताया। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन और केंद्र के सहयोग से उत्तराखंड में कनेक्टिविटी के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है। रेल प्रोजेक्ट पर लगातार काम चल रहा है, जिसमें ऋषिकेश देवप्रयाग ब्लॉक का काम 2023-24 और देवप्रयाग से कर्णप्रयाग ब्लॉक का काम 2024-25 तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है। और बात करें कांग्रेस की, तो 2022 की सियासत को कांग्रेस विरासत की मदद से जीतने का प्लान बना रही है। कांग्रेस नेता नई रणनीति के तहत स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के साथ ही सीनियर कांग्रेसियों का भी आशीर्वाद मांग रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के लिए 2022 का विधानसभा चुनाव करो या मरो जैसा है। कांग्रेस भी इस बात को अच्छी तरह समझ रही है कि अगर ये चुनाव उसके हाथ से फिसला तो बीजेपी विरोधी वोटर अन्य पार्टियों की तरफ खिसक जाएगा। शायद यही वजह है कि कांग्रेस नेता इन दिनों उन परिवारों की चौखट पर पहुंच रहे हैं जिन्होंने कभी कांग्रेस का दामन मजबूती से थामा था। इतना ही नहीं, स्वतंत्रता सेनानी परिवारों के पास भी कांग्रेस के सीनियर नेता पहुँच रहे हैं। हम अपने जो बुनियादी कार्यकर्ता है, जैसे अभी हरीश पांडे जी है, बुनियादी कार्यकर्ता है। हम 2022 की इस लड़ाई को इन बुनियादी कार्यकर्ताओं के दम पर, अब अशेरा जी हैं खानदानी, तो हम ये सब लोगों के दम पर इसको लड़ेंगे और जीतेंगे। विरासत को समेटने की इस मुहिम में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ ही दूसरे नेता भी जुटे हैं। पूर्व राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी ने भी कुमाऊं में उन परिवारों के घर घर जाकर मुलाकात की जिनका सरोकार कांग्रेस से रहा है। इतना ही नहीं, इन दोनों नेताओं ने कांग्रेस के सबसे पुराने कार्यालय के 100 साल पूरे होने पर हुड़ेती में बड़े कार्यक्रमों का आयोजन भी किया। हालांकि बीजेपी इन कार्यक्रमों की हवा निकाल रही है। व्यक्तिगत राजनीति, विरासत की राजनीति, गांधी जी का नाम बेच करके राजनीति जो करना चाहती थी देश में, वो फसल उन्होंने बहुत लंबे समय तक काट ली है। अब वो फसल कटने वाली नहीं है और ये एक कांग्रेस को खाली, मुझे लगता है कि लोगों को एक बहकाने का वो प्रयास कर रहे हैं।
विरासत की सियासत के फॉर्मूले से कांग्रेस को कितना फायदा होगा ये तो अगले साल पता चल ही जाएगा, लेकिन फिलहाल इस मुद्दे ने सूबे की सियासत को गरमाया जरूर है। साथ ही ये देखना भी बाकी है कि धड़ों में बटी कांग्रेस इस नए अभियान को परवान कैसे चढ़ाती है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। इधर रुद्रप्रयाग पहुंचे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी कांग्रेस पर तीखा तंज किया और कहा कि कांग्रेस की हालत ऐसी है कि वो किसी के भी पीछे चलने लगती है। वहीं हरीश रावत ने कहा कि उन्हें अब संन्यास लेकर लोगों का मार्गदर्शन करना चाहिए। कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि वो सुबह कुर्ता पैजामा पहन के चौराहे पर खड़े हो जाते हैं, कोई उधर से बाजा बजाते हुए निकलता है, जो पहले आ जाए उसके पीछे लग जाते हैं। तो उस कांग्रेस की क्या बात करें। अगर पूरे देश में ये हालत है तो उत्तराखंड देश से बाहर नहीं है, उत्तराखंड तो देश के साथ चलता है। अगर हरिराव चेहरा बनते हैं तो चेहरे होगी क्या सर कांग्रेस के पास? हरिराव जी ने तो कह दिया कि मैं संन्यास ले रहा हूँ, उम्र भी हो गई उनकी, 73-74 साल के हो गए। अच्छा है वो मार्गदर्शन करें लोगों का। द कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज रामपुर के दौरे पर थीं और मृतक किसान के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता इंदिरा हृदयेश भी रामपुर पहुंची और नवरीत सिंह के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान उत्तराखंड कांग्रेस के दूसरे नेता भी मौजूद थे। राज्य की दोनों ही प्रमुख पार्टियां इस महीने से एक बार फिर सियासी कार्यक्रमों को रफ्तार देने जा रही हैं। करीब एक महीने तक राम मंदिर के लिए सहयोग राशि जमा करने वाली बीजेपी अब फिर लोगों के बीच पहुंचने जा रही है। 9 फरवरी से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत विधानसभाओं के दौरे पर होंगे और फरवरी में ही पार्टी के रणनीतिकारों का एक चिंतन शिविर भी है। वहीं कांग्रेस 15 फरवरी को प्रदेश भर में किसान पद यात्रा निकालेगी तो 25 फरवरी को उधम सिंह नगर में किसान सम्मेलन की प्लानिंग है। इतना ही नहीं, प्रदेश प्रभारी के साथ मिलकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी जिलों के दौरे पर होंगे। से वो अपना अगला प्रवास शुरू कर रहे हैं। 9 तारीख को रामनगर, 10 को सल्ट, 11 को चपट्टा खाल, 15 को लेंसीडॉन, नहीं 12 को लेंसीडॉन और 13 को यमकेश्वर। ये 5 विधानसभा का दौरा करेंगे। हम एक व्यापक आंदोलन की तैयारी भी कर रहे हैं और पूरे प्रदेश के भ्रमण का भी जो है हम खाका तैयार कर रहे हैं। आप खुद भ्रमण करेंगे? मैं भी, मेरे साथी भी, हमारे प्रभारी भी, तमाम साथी। और अब बात मौसम की, तो आज पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हुई जिससे ठंड बढ़ गई है। टिहरी के धनौल्टी में भी बर्फबारी हुई जिससे यहां पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बर्फबारी के बाद पर्यटक धनौल्टी का रुख कर रहे हैं। सैलानियों में खुशी है, स्थानीय कारोबारी भी खुश हैं। सुरकंडा, आलू फार्म, बुरांशखंडा, बटवाल धार में भारी बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद स्थानीय जल स्रोत भी रिचार्ज हो गए हैं और किसानों को भी लाभ होगा, ये कहना है किसानों का। हालांकि आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। के लिए बहुत लाभदायक है। जैसे आजकल सेब के पेड़ लगाए जा रहे हैं, इनके लिए तो अच्छी है, लेकिन पर्यटन के दृष्टि से देखा जाए इसके लिए भी काफ़ी फायदेमंद है और पानी के स्रोत रिचार्ज हो जाएंगे। इधर उत्तरकाशी में मौसम के करवट बदलने के साथ ही गंगा और यमुना घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। निचले इलाकों में रुक रुक कर बारिश होने का अनुमान लगाया गया है और बारिश हो भी रही है, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही ठिठुरन वाली सर्दी महसूस की जा रही है। निचले इलाकों में हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई तो गंगोत्री, हर्षिल, धराली, मुखबाप, सुक्की तथा यमुनोत्री और खरसाली और जानकी चट्टी वाले ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ गिरना शुरू हो गया, जिससे दोनों ही धाम बर्फ की सफेद चादर से ढक गए। वहीं बर्फबारी से तापमान में भी जबरदस्त गिरावट आई है। उधर चक्राता के ऊंचाई वाली इलाकों में ऊंचाई वाले जगहों पर लुखंडी, बुधेर घाटी, देववन और मुंडाली टॉप पर जमकर बर्फबारी हुई, जिसके बाद पर्यटकों ने बर्फबारी का आनंद लेने के लिए चक्राता पहुंचना शुरू कर दिया। अचानक बढ़ी सैलानियों की संख्या से स्थानीय व्यापारियों के चेहरे खिल गए। स्थानीय लोगों की माने तो बर्फबारी से पर्यटन कारोबार को बढ़ावा मिलेगा, फायदा मिलेगा, लेकिन यही बर्फबारी आम जनजीवन पर असर भी डाल रही है। फसलों के लिए भी ये बर्फबारी लाभदायक है। पहाड़ों में हुई इस बर्फबारी के बाद मैदानी क्षेत्रों में भी ठिठुरन बढ़ गई है। उधर चमोली में भी बर्फबारी दिख रही है। बद्रीनाथ धाम की बात करें तो यहां धाम में रुक रुक कर लगातार स्नोफॉल हो रहा है। जिले में जिस तरह से मौसम का मिजाज बदला है, उससे ऊंचाई वाले इलाकों में एक बार फिर से जमकर बर्फबारी हो रही है।
नैनीताल शहर में हालांकि आज बर्फबारी नहीं हुई, लेकिन मौसम बदलने से यहां भी ठंड बढ़ गई है। स्थानीय लोगों के साथ ही सैलानियों को भी गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ा। वैसे मौसम विभाग ने 5 फरवरी को निचले इलाकों में भी बर्फबारी की संभावना जताई है और सैलानियों को भी उम्मीद है कि 5 तारीख को नैनीताल में बर्फबारी जरूर होगी। यहाँ पर हम बर्फ देखने आए हैं, अब देखते हैं बर्फ कब पड़ती है, हम कब बर्फ के मजे ले पाते हैं। मौसम बहुत ठंडा है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा मौसम है, घूमने लायक बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। बॉलीवुड फिल्म स्पेशल 26 की तर्ज पर लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे ठगने वाले गैंग का एसटीएफ ने खुलासा किया है। बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिलाने के नाम पर यह गैंग कई राज्यों के युवाओं से लाखों रुपए की ठगी कर चुका है। एसटीएफ के एसएसपी ने बताया कि राज्य के कुछ युवाओं से यूपी में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी की शिकायत मिली थी। एसटीएफ ने जांच की तो कहानी बॉलीवुड फिल्म स्पेशल 26 जैसी निकली। मूवी के तर्ज पर ही युवकों से 10-10 लाख रुपए लेकर नौकरी दिलाने वाले रैकेट का ये धंधा चल रहा था, जिसमें फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग लेटर तक जारी किया गया। अंतर्राज्यीय पूरा गैंग चला रहे थे और उसमें विभिन्न तरह के लोग हर जगह पर हैं। दिल्ली, लखनऊ, गोरखपुर ऐसे स्थान है जहां पर सबको अपने काम मिले थे, किसको क्या कराना था। तो अभी इसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है, जिससे समस्त इस पूरे प्रकरण की जानकारी प्राप्त हुई है। इनके अकाउंट में लाखों करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शंस भी आए हैं। ज़्यादातर लोगों ने अकाउंट में पैसे भेजे हैं, जिसमें 8 से 10 लाख है, किसी के 1.5 से 2 लाख हैं, जो इस प्रक्रिया में चल रहे थे। तो इधर पिथौरागढ़ के मालपा में काली नदी का प्रवाह रुकने की सूचना के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। डीएम ने बीआरओ और धारचूला एसडीएम को स्थलीय निरीक्षण के लिए भेजा। असल में नेपाल ने इस इलाके में रहने वाले अपने नागरिकों को काली नदी से दूर रहने के निर्देश जारी किए थे। नेपाल प्रशासन का कहना है कि इस इलाके में पानी जमा हो रहा है, जिससे खतरा बढ़ सकता है। हालांकि पिथौरागढ़ प्रशासन ने पानी जमा होने की बात को खारिज किया है और प्रशासन का कहना है कि यहाँ पर हालात काबू में हैं। संयुक्त टीम बनाते हुए हमने वहाँ से उनको फैक्चुअल रिपोर्ट प्रेषित करने के लिए निर्देश जारी कर दिया है। वर्तमान तक जो भी हमने सूचना कलेक्ट किया है बीआरओ के माध्यम से और पुलिस विभाग के माध्यम से और वहाँ के जो एसडीएम तहसील प्रशासन है उनके माध्यम से, ऐसा कहीं पर भी कोई जल भराव की स्थिति उत्पन्न नहीं हुआ है। उधर विकासनगर की टिमली रेंज में हाथियों के मूवमेंट की वजह से ग्रामीणों में दहशत है। जंगल से निकलकर हाथी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज भी हाथी दून पाटवा हाईवे पर पहुंच गए और धर्मावाला के पास ठेली पर रखे फलों को खा गए। इस दौरान हाथियों को देखने के लिए भीड़ भी इकट्ठा हो गई। वन विभाग अब हाथियों से सावधान रहने के लिए ग्रामीणों को जागरूक कर रहा है और हाथियों को जंगल की तरफ भेजने की कोशिश जारी है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 10,000 बेरोजगारों को रोजगार देने का रास्ता साफ हो चुका है। राज्य की ओर से भेजे गए 262 करोड़ के अतिरिक्त प्रस्ताव में से कैंपा की नेशनल एडवाइजरी कमेटी ने करीब 140 करोड़ की राशि जारी करने को हरी झंडी दे दी। इसमें से 40 करोड़ रुपए से करीब 10,000 वन प्रहरी नियुक्त किए जाएंगे। माना यह जा रहा है कि फरवरी के आखिर तक वन प्रहरियों की नियुक्ति भी शुरू कर दी जाएगी। 14 नदियों के पुनर्जीवन के प्रस्ताव में केंद्र ने जरूर कुछ काट-छांट की है। करीब 100 करोड़ की मांग के विपरीत केंद्र ने आधी धनराशि ही स्वीकृत की है। इसके अलावा मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट रोकने को लेकर सोलर फेंसिंग जैसे प्रस्तावों को भी हरी झंडी मिल चुकी है। उत्तराखंड में अब मीजल्स और रुबेला बीमारियों की भी जांच हो सकेगी। डब्ल्यूएचओ ने हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज की वायरोलॉजी लैब को इस जांच की अनुमति दे दी है, जिसके बाद अब मीजल्स और रुबेला के बीमारों को खासी राहत मिलेगी। इन बीमारियों से जुड़े सैंपल्स टेस्टिंग की कोई व्यवस्था अभी तक प्रदेश में नहीं थी और यही वजह है कि दूसरे प्रदेशों में सैंपल्स भेजे जाते थे जांच के लिए, लेकिन अब हल्द्वानी में ही रुबेला और मीजल्स की जांच हो सकेंगी और फिर उनका इलाज ज्यादा जल्दी से हो सकेगा। नई शुरू होगी एक मीजल और रुबेला की, जो कि इससे पहले जो है पूरे उत्तराखंड के कभी भी अगर आउटब्रेक होता था इस चीज़ का, तो उसमें जो है SGPGI लखनऊ में सैंपल भेजे जाते थे पूरे उत्तराखंड के। इस बार जो है हम लोगों की लैब को जो है इन्होंने सिलेक्ट किया हुआ है। इधर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने अल्मोड़ा के कटारमल में 22 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कटारमल पहुंचने पर महिलाओं ने कुमाऊनी परिधान पहनकर मंत्री का स्वागत किया। सतपाल महाराज ने कहा कि कटारमल सूर्य मंदिर प्रसिद्ध जगह है। पर्यटन के नक्शे में सूर्य मंदिर को लाया जाएगा, जिससे कटारमल में पर्यटन बढ़ेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा।
इधर खटीमा में निर्माणाधीन एकलव्य जनजातीय आवासीय स्कूल बनने से पहले ही विवादों में आ गया। 12 करोड़ की लागत से बन रहे आवासीय विद्यालय में मानकों के तहत काम नहीं होने का आरोप लग रहा है। नानक मत्ता विधायक भी अपने क्षेत्र में हो रहे निर्माण की अनियमितता से परेशान हैं, सवाल उठा रहे हैं। वो अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष राजेश कुमार और नानक मत्ता विधायक प्रेम सिंह राणा ने मौके का निरीक्षण किया। भवन निर्माण में मानकों पर काम नहीं होने पर नाराजगी जताई। निरीक्षण करने का दौरा लगा था और इसमें निरीक्षण में किया तो बहुत सारी खामियां पाई गई, जिसमें पीला ईंट और जो रॉ मटेरियल है जिसमें रेत बजरी है वो भी सब यहाँ लोकल के घटिया माल ये लगा रहे थे। इसमें मैंने डीएम से वार्ता की थी और डीएम से जांच कराने के आदेश भी दिए। इन्हें सख्त हिदायत दी है और मैंने अभी जो हमारे सचिव हैं जनजाति कल्याण के सुरेश जोशी जी, उनसे फ़ोन पे वार्ता करी है। अभी सीडीओ महोदय से बात करके एक मतलब स्पेशल टीम जो विशेषज्ञ लोग हैं उनकी टीम यहाँ भेज करके हम इसकी जांच भी करवाते हैं और इनके अग्रिम भुगतानों पर रोक के लिए मैं अभी शासन को पत्र लिखूंगा। अगर हर विधायक इतना ही सचेत रहे तो जाहिर सी बात है जो लापरवाही होती है, गड़बड़ी होती है, उस पर लगाम जरूर लगाया जा सकेगा। एक ब्रेक के लिए रुके, तुरंत लौटते हैं।